नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज जिस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लगातार हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से भिड़ना पड़ रहा है और मोदी की सरकार भी केंद्र सरकार भी भिड़ रही है, चाहे वह सुनवाई का मसला हो या जजों की नियुक्ति का मसला हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बार जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की है मोदी सरकार से, वह बहुत ही गंभीर है। हमने 2 दिनों पहले देखा सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की नाराजगी को। साफ साफ कह रहे थे यह क्या हो रहा है। जजों की नियुक्ति में, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सीधा आरोप केंद्र सरकार पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही। जब पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जाएगी तो जुडिशरी का क्या होगा, जुडिशियल सिस्टम का क्या होगा, यह गंभीर चिंतन का विषय है। कॉलेजियम सिस्टम है, जब तक इसे आप बदलते नहीं है इसे मानना तो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, हमने जो आपको सिफारिशें भेजी उसमें आपने पिक एंड चूज किया। 8 लोगों के नाम क्लियर नहीं किए हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, लेकिन वैसे नाम क्लियर कर दिए जो जूनियर थे। अब सोचिए, देश में जब इस तरीके का भेदभाव जजों की नियुक्ति में होगा, सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब दिखती है। और जब केंद्र सरकार इस तरीके से अपना स्टैंड रखेगी, तब तो जजों को भी सोर्स सिफारिश केंद्र सरकार के भीतर तलाशनी होगी। और जब सोर्स सिफारिश तलाशी जाएगी, पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो फिर न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं कि देश में रूल ऑफ लॉ है, तो फिर वह भी बिना प्रभावित हुए कैसे रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त नाराजगी, केंद्र सरकार को फटकार, पिक एंड चूज। और यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया था, आंख दिखाया था, लेकिन मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अजीत जी, इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं, यह टकराव? और केवल यही एक मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में भिड़ंत साफ साफ दिखती है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले का जो मामला है वो एक जी। पेरेनियल प्रॉब्लम की तरह हो गया है, चिरस्थायी समस्या हो गई है। और ये जी। हमेशा रही है, दूसरी पार्टियों की सरकारें जब थी तब भी ये समस्या थी। इस समय ये समस्या बढ़ गई है और कैसी बढ़ जी। गई है हम सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा था। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर को रोते हुए पब्लिकली सार्वजनिक कार्यक्रम में वो रोने लगे थे, क्योंकि भारत सरकार नियुक्तियों को क्लियर नहीं कर रही थी। उनके यहाँ से कॉलेजियम से जो सिफारिशें जाती थी उनको कई कई दिन तक लटकाए रखा जाता था, कई कई महीनों तक लटकाए रखा जाता था और इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स खड़े होते थे। एक जी। प्रॉब्लम तो वो है जिसकी ओर अभी आपने इशारा किया, जो कल की सुनवाई में, मतलब मंगलवार की जी। सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जिस ओर इशारा किया कि कई ऐसे लोगों के नाम क्लियर हो गए जो जूनियर हैं और जो जी। सीनियर लोग हैं उनकी सिफारिश नहीं हुई। तो इसका मतलब कि जो जूनियर व्यक्ति अब जज बन गया वो अब सीनियर हो गया, जिसकी सिफारिश बिल्कुल। रुकी हुई है, वो जूनियर होगा जाकर के, पहले भले वो पहले कितना भी सीनियर रहा हो। तो इससे जी। एक किस्म की एनामोली क्रिएट होती है, एक किस्म की अनियमितता, एक किस्म की गड़बड़ी क्रिएट होती है हायरार्की में, जो जहां एक एक मिनट, एक एक घंटे की सीनियरिटी काउंट होती है, उस जगह जी। पर जो है अभी हम लोगों ने देखा कि 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हुई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। अभी फुल स्ट्रेंथ हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजों का की संख्या पूरी हो गई है। उसमें एक जज के घर में शादी थी चंडीगढ़ में, तो या जी। तो ये था कि शादी के बाद उनको शपथ दिलाई जाए, तो ये हुआ कि वो हुँ। जूनियर हो जाएंगे। इसकी वजह से आनन फानन में सुप्रीम को यहाँ राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारी की गई और ये सब उन लोगों को शपथ दिलाई गई उसी दिन जी। शाम तक। इस दिन हुँ। राष्ट्रपति ने वारंट जारी किया, उसी दिन शाम में उन सब लोगों को शपथ दिलाई गई, क्योंकि जूनियर जी। ना हो जाए कोई व्यक्ति इस वजह से। तो जहां हुँ। हुँ। सीनियरिटी जूनियरिटी का इतना ख्याल रखा जाता है, उस जगह पर अगर एक जूनियर व्यक्ति है, उसको उसकी सिफारिश गई है कॉलेजियम से, उसकी पहली मंजूरी हो जाए, तो जुडिशियरी में एक तरह का एक भेदभाव क्रिएट हो जाता है। जो सीनियर है वो जूनियर हो गया, फिर उसको हमेशा एक कुंठा घेरे रहेगी
कि हमसे जो जूनियर है वो आगे चला गया, फिर वो ढंग से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर सकेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर तल्ख टिप्पणी की जस्टिस कौल और जस्टिस धूलिया की बेंच ने, तो ये बात कही। जी दूसरी बात उसमें यह भी है कि जब आप सिफारिश रोक के रखते हैं तो उससे भी जजों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, और वो जहां काम बिल्कुल। कर रहे होते हैं वहां भी उनका काम प्रभावित होता है, और जहां उनके जाने की सिफारिश की गई होती है वहां जब पहुंचते हैं तो वहां भी काम प्रभावित होता है। वहां जी भी एक के बारे में एक धारणा बनती है कि इनका नाम सरकार ने रोक के रखा था, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, ये माना जाता है कि किसी न किसी कारण से सरकार ने नाम रोक के रखा इनका, तो उनके बारे में एक जी धारणा बनती है, फिर वो अपने सही तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तीसरी समस्या इसमें क्या क्या है, जिसकी तरफ पिछली सुनवाई में भी जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था और इस बार भी कहा है, कि जो सीनियर जी। एडवोकेट होते हैं वो हम्म। जज बनने के लिए अपने नाम पर कंसेंट तभी देते हैं, सहमति तभी देते हैं, जब उनको ये पता होता है कि उनकी नियुक्ति होगी तो वो कितने लोगों से सीनियर होंगे, और इस जी समय अगर नियुक्ति होती है तो वो रिटायरमेंट के समय तक कहां तक पहुंचेंगे, चीफ जस्टिस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सब काउंट जी होता है। अगले 10 साल 20 साल का पूरा कैलेंडर बना होता है कि आज जो जज नियुक्त हो रहा है वो 27 में या 29 में या 30 में कब जाकर के चीफ जस्टिस होगा। तो बहुत सारे सीनियर वकील जो होते हैं, आमतौर पर जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है, जो बहुत अच्छा वकील होता है, वो जज नहीं बनना चाहता है, नहीं, फिर भी कहाँ बने? राम जेठमलानी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल कहाँ बने? कोई नहीं बनता है। आप नाम इसमें जी गिनते जाइए, अनिल दीवान और दुष्यंत दवे और तमाम इंदिरा जयसिंह, सब जो सुप्रीम जी। कोर्ट के आज बड़े वकील लोग हैं, कोई नहीं गया उसमें, हम्म। तो वो नहीं जी जाना चाहते हैं। अब कॉलेजियम की तरफ से रिक्वेस्ट करके या बात करके जजों की तरफ से किसी अच्छे वकील को अगर तैयार किया जाता है कि आप अपना कंसेंट दीजिए, आपका नाम कंसीडर हम करते हैं, हम कॉलेजियम से भेजते हैं, उसका नाम अगर रुक जाए और रुका रहे और उससे जूनियर लोगों की मंजूरी होती रहे, फिर तो वो अपना नाम वापस ले लेगा ना, वो क्यों जाना चाहेगा फिर जुडिशियल सिस्टम में, फिर अच्छे बिल्कुल। जज कहां से आएंगे। तो जी ये एक तीसरी समस्या है। तो ये 3-4 समस्याएं हैं जिसकी तरफ जस्टिस संजय किशन कौल ने और जस्टिस सुधांशु दुलिया ने कहा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब ये 2 मामले हैं जो कल की सुनवाई में जो 2 मामले आए, एक तो है हाईकोर्ट में जजेज की नियुक्ति का, कॉलेजियम ने नाम भेजा और सरकार ने पहले एक पुराना लॉट पड़ा हुआ है सरकार का जिसमें से 5 नाम रुके हुए हैं, एक दूसरा जी। लॉट आ गया जिसमें से 8 नाम रुके हुए हैं, और हम्म। कुछ नाम आपने पिक एंड चूज करके अपनी पसंद से कुछ लोगों को आपने बना दिया। अब बेशक आपके मन में कोई पूर्वाग्रह ना हो उसके प्रति, हम्म। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम आपने कर दिया, मंजूर कर लिया और दूसरे का रोक दिया, तो जिसकी मंजूरी मिली उसको एक एक समूह ऐसा भी होगा जो शक की निगाह से देखेगा, ये समझेगा कि ये सरकार बिल्कुल। के प्रिय इनकी मंजूरी हो गई, या वो सरकार के हम्म। प्रिय नहीं है, उनकी मंजूरी नहीं हो रही है, उनको सरकार पसंद नहीं करती है। तो जी इसका असर जजमेंट्स पर भी पड़ता है, सुनवाई पर भी पड़ता है। तो 13 नाम तो उस तरह से रुक गए। इसी तरह से तबादलों के लिए जब लिस्ट आई तो तबादलों में भी यही काम हुआ। हाईकोर्ट में जो ट्रांसफर की फाइल गई कॉलेजियम की तरफ से, उसमें 6 नाम रोक दिए, जिसमें एक नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज का है और 4 गुजरात हाई कोर्ट के जज का है। तो 6 नाम जी। रोक दिए, ट्रांसफर नहीं हुआ, इन लोगों का ट्रांसफर रुक गया। तो अब हम्म। इनका अब ये जहां काम कर रहे हैं वहां भी ये कैसे काम करे, कॉलेजियम ने इनकी सिफारिश की हुई है दूसरे कोर्ट में जाने की, दूसरे हम्म। कोर्ट में इनका इंतजार हो रहा होगा। तो ये एक नए तरह का संकट यहाँ ये खड़ा हुआ। अच्छा, एक बहुत मतलब मार्के की बात और बड़ा रेफरेंस दे करके कहा जस्टिस संजय किशन कौल ने कि आपने जिन लोगों का नाम रोका है उसमें 2 सिख जज हैं। तो ये अच्छा। जो एक धारणा है, ये एक जो अब इस देश में भारत का संविधान कहता है कि आप नस्ल, जाति, लिंग किसी आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। तो हो जी सकता है कि इसमें ये कोई गलत मोटिव ना हो, कोई इनपुट हो सरकार के पास, कोई जानकारी हो जिसकी वजह से नाम रुका। लेकिन अभी किसान आंदोलन के बाद और उसके बाद सिख को लेकर के एक जो धारणा बनी है, जिस तरह का टकराव हुआ था किसान आंदोलन के समय और वो बाद में भी देखने को मिला, वैसे समय में अगर कॉलेजियम ने 2 सिख जजों के नाम की सिफारिश की है और वो नाम रुक जाते हैं, तो उसके पीछे मंशा भले कुछ ना हो, लेकिन एक चर्चा होती है और एक सवाल उठता है, एक संदेह पैदा होता है कि सरकार कहीं जी। जानबूझकर नहीं रोकना चाह रही है, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि बहुत चिंता की बात है, जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा। तो ये इस तरह का पिक एंड चूज करने पर इस तरह की समस्या आती है। आप किसी मंशा के तहत किसी को भले पिक न कर रहे हो, किसी को न छोड़ रहे हो, लेकिन आम जनता के बीच में और जुडिशियरी में और पूरी न्यायिक जी बिरादरी में एक एक मैसेज जाता है, एक धारणा बनती है। ये देखिए, ये जो जिस याचिका पर सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई हो रही है, वो याचिका कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस का नहीं है।
या किसी किसी दूसरे वकील ने, एक किसी वकील ने नहीं जनहित याचिका दायर की है, ये याचिका बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन ने दायर की है। इसका मतलब अच्छा। कि वकीलों का जो पूरा समूह है, उन समूहों में जो बार है, भाई जुडिशियरी का क्या मतलब जी। है, बार एंड बेंच, यही तो होते जी। हैं, दोनों दोनों हम्म। बराबर का महत्व है बार और बेंच का। हम्म। तो हम्म। बार को भी चिंता है, बेंच को तो चिंता है ही, जजों को तो चिंता है ही, लेकिन बार को भी इस बात की चिंता है, वकीलों को भी इस बात की चिंता है कि हम्म। न्यायपालिका में नियुक्ति में अगर इस तरह से भेदभाव होता है या भेदभाव होने का मैसेज जाता है, तो ये बहुत गलत होगा, बहुत चिंताजनक हो जाएगा। न्यायपालिका की जो वस्तुनिष्ठता है, जो उसकी स्वतंत्रता है, जो उसकी निष्पक्षता है, जिसके लिए आज भारत का आदमी न्यायपालिका पर भरोसा करता है, उसका वो भरोसा हिल जाएगा। आप देखिए, दूसरे बिल्कुल। दूसरी किसी एजेंसी पर, भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, 3 तो संवैधानिक हैं, चौथा एक अभी संविधान में उसको उसका ऐसा कोई दर्जा नहीं है। लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में सबसे ज्यादा भरोसा आज भी अगर किसी एजेंसी पर है तो वो न्यायपालिका पर है। एक जुमला जी। चलता है, मुहावरा चलता है, 2 लोगों के बीच में भी झगड़ा होता है, 2 कंपनियों के बीच में भी झगड़ा होता है, तो कहता है कि हम कोर्ट में देख लेंगे तुम। तो जी। कोर्ट में लेंगे की जो बात है, वो एक भरोसे का प्रतीक है। आम आदमी का एक भरोसा जो है कोर्ट के प्रति, वो है। बेशक वहां 5 करोड़ मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में 72,000 केसेस लंबित हैं, इसके बावजूद ये भरोसा है कि हम कोर्ट में देख लेंगे। अगर उस जगह की, जहां देख लेने की, गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ये कह सकता है कि हम कोर्ट में आपको देख लेंगे, और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से मामूली कर्मचारी, मामूली व्यक्ति ऑलमाइटी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़के मुकदमा जीतता है। तो बिल्कुल। उस संस्था को, न्याय का मंदिर जिसको कहते हैं, अगर वहां किसी तरह का भेदभाव होने की, या किसी पूर्वाग्रह की, किसी अनियमितता की, कोई एनोमली क्रिएट होने की बात अगर आ जाती है, तब तो फिर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं अपीलीय अदालत की, उच्च जी। न्यायालयों की बात कर रहे हैं, जिसको आम आदमी और संस्थाओं के हितों का तो ख्याल रखना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम्म। कस्टोडियन है, जी। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। उसको उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है, उसको उसको कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है, उसको संविधान की भी रक्षा करनी है, संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करनी है। तो उसका मामला बहुत संवेदनशील है। इस बात को, सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और यही कारण है कि संजय किशन कौल, ये अभी कल मंगलवार की सुनवाई हुई है, इसके पहले कई बार सुनवाई हो चुकी है, और उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक सारी फाइल्स आपके यहाँ जो पेंडिंग आप क्लियर नहीं करते हैं, हम हर हफ्ते, हर 10 दिन पर इस मामले को सुनते रहेंगे। ये खुद से उन्होंने कहा कि हर हर 10 दिन पर, 7 दिन पर हम सुनते रहेंगे। तो ये इस तरह का मामला क्रिएट हुआ है। अब एक उम्मीद ये है, जैसे जो जी। अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार के, आर वेंकट रमनी, वो बहुत पुराने और बड़े वकील हैं, बहुत सीनियर और प्रतिष्ठित वकील हैं। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि ये जानबूझ करके कोई मंशा नहीं रही है, जानबूझ करके इसको नहीं रोका गया है। और जी। ये अभी जो चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव की वजह से और कुछ कम्युनिकेशन की वजह से ये मामला रुक गया है। लेकिन आप हमको हफ्ते दिन, 10 दिन का टाइम दीजिए, इसको हम निपटा देंगे। उनकी मंशा सही जाहिर हुई सरकार की तरफ से। सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये बात जी। कही। इस पर जो जस्टिस संजय किशन कौल ने वहां उनको अपनी चिंता जताते हुए ये भी कहा कि भाई, हम नाम जब तय करते हैं तो ऐसे रैंडम नाम नहीं तय कर लेते हैं कि हम अपनी बिल्कुल। मर्जी से नहीं तय कर लेते हैं कि किसी का नाम हम तय कर लेंगे। जो नाम हम्म। हम तय कर रहे हैं, उस नाम पर हमको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनपुट मिला होता है, हम उसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास जी। जो इनपुट होता है, हम उसको भी कंसीडर करते हैं। और जो न्यायिक बिरादरी है, वहां से जो हमको फीडबैक मिली होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, हम उसको भी कंसीडर करते हैं। तो हम सारे ओपिनियन, सारे इनपुट, तमाम फीडबैक्स को कंसीडर करके हम और नाम भेजते हैं। ये कॉन्शस डिसीजन होता है, 5 सबसे सीनियर मोस्ट जजेज का एक डिसीजन होता है। जस्टिस संजय किशन कौल कॉलेजियम के मेंबर भी हैं, वो सबसे सीनियर जी। जजेज में हैं, तो वो कॉलेजियम के मेंबर हम्म। भी हैं। तो वो हम्म। जब ये बात कह रहे थे, तो इसका मतलब कि सच में वो चूंकि कॉलेजियम का पार्ट है और उन्होंने डिसीजन के प्रोसेस में वो शामिल है, तो उनको पता है कि कितने तरह के इनपुट, कितने तरह के फीडबैक, कितने तरह के इंफॉर्मेशन और जो ग्राउंड से जानकारी मिलती है, उसको कंसीडर करके नाम भेजा जाता है। और जब नाम, किसी का भी नाम ऐसे नहीं भेजा जाता, उसका उसका कंसेंट लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कंसेंट दे दिया, आपने तमाम इनपुट मंगा लिए, उसकी जो जांच करानी है जांच करा लिए, तमाम तरह की रिपोर्ट, गवर्नमेंट की भी जो आईबी की रिपोर्ट आती है, वो सारी रिपोर्ट आ गई, उसके फाइनेंशियल्स आपने चेक करवा लिए, और उसके बाद आप नाम रोक दे, तो सोचो उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी, वो फिर क्यों जाना चाहेगा, और क्यों बिल्कुल। वहां पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। तो ये एक समस्या है बड़ी भारी, और इस पर सचमुच वास्तविक चिंता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता है, जिसको नियुक्ति करनी है वो सरकार ही नियुक्ति कर रही है। सरकार तमाम जी।
मंगा करके नियुक्ति कर रही है। अगर किसी में गड़बड़ी है हम्म, तो वो सूचित कर दे कॉलेजियम को कि भाई ये गड़बड़ी है, आप देखिए। ये गवर्नमेंट के भी विम्स एंड फैंसीज पर नहीं हो सकता है। जिस तरह से सौरभ कृपाल का मामला रुका, उनको वो जज नहीं बन सके क्योंकि वो हम्म, अपनी होमोसेक्सुअलिटी अपनी उन्होंने जाहिर की थी, वो इसके फेवर में खुल करके आए थे, तो वो नहीं बन सके। जस्टिस बी एन कृपाल के बेटे हैं तो नहीं बन सके। तो सरकार अगर इस तरह के ग्राउंड पर डिसीजन तय करती है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की चीजों को, जो परंपरा और सामाजिकता से जुड़ी चीजें हैं, उसको भी ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम के जजेस नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको जी, समझने का टीका सिर्फ सरकार को मिला हुआ है। तो हम्म, इसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे अब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन की भी कमी थी, तो कैसे कम्युनिकेशन की कमी हुई जब इतना वेल आयल्ड मशीनरी है, जब लगातार ये चीजें होती रहती हैं, तो फिर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम कहाँ हुआ उसको भी देखना चाहिए। तो ये ठीक है। तमाम इन पर सरकार को विचार करना जी, चाहिए। ठीक है अजीत जी, लेकिन ये पहला मसला नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो जा रहा है। केंद्र सरकार भी हैरत है, केंद्र सरकार भी समझ रही है कि कई ऐसे विषय हैं और कई ऐसे मसले हैं जिस पर केंद्र सरकार शांत रहना चाहती है, खामोश रहना चाहती है, चुपचाप बैठे रहना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ में सुनवाई हो जा रही है। और भी हमने देखा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, यदि हम मनीष सिसोदिया के मसले में ही देखें, तो भले ही जमानत न मिली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मनी ट्रेल है कहां। केंद्र सरकार परेशान हो गई, ईडी परेशान हो गई जिन्होंने गिरफ्तार किया है। तो ऐसे कई मसले हमने अभी देखा है कि राज्यपालों को लेकर तकरार, सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट फटकार न लगाए, तमिलनाडु का उदाहरण सामने है। यदि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आता तो बरसों से पड़ी हुई संचिकाएं अभी तो वापस कर दी गई फिर से। आपने कल ही बताया था कि विधानसभा का विशेष सत्र हुआ और फिर से उन्हें वापस भेजा गया। तो ये टकराहट साफ दिखाई पड़ रही है और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में असहज स्थिति तो है। देखिए, ये कई कारणों से है। और ये जी, अभी इतना जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कुछ कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको टैबू, जिसके बारे में ये माना जाता था कि वो सैक्रोसेंट है, होली काऊ की तरह है, उसमें जुडिशियरी भी दखल नहीं दे सकती है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। सांसदों जी, विधायकों का प्रिविलेज उसमें आता है, जो उनको प्रिविलेज मिले हम्म, हुए हैं, वो प्रिविलेज है हम्म, कि अगर विधानसभा में या लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं, उस पर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता, अभियोजन नहीं चल सकता है। ये उनको जी, प्रिविलेज है। इसके बारे हम्म, में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें भी दखल देने जा रही है। हम्म, राज्यपालों की समय सीमा का मामला है, वो सैक्रोसेंट है, उसमें कोई, वो पवित्र है, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता है, लेकिन कोर्ट उसमें भी दखल देने जा रही है। जी, विधानसभा लोकसभा के स्पीकर का अधिकार सर्वोच्च है अंदर सदन के अंदर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट दखल देने जा रही है। ये तमाम ऐसे हम्म, मामले हैं जिससे निश्चित रूप से सरकार दुखी हुई होगी, नाराज भी होगी, या ये सोच रही होगी कि इसको कैसे हैंडल करें, इस बात से कैसे निकले, क्योंकि ये क्रिएट किया हुआ गवर्नमेंट का ही है। ये जो जी, समस्या जिस पर अभी आपको बताते हैं क्या इस तरह किस तरह के मामले आए। आप देखिए, हम्म, महाराष्ट्र के स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया, 1 साल से ज्यादा हो गया, और शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया। 30 जून जी, 2022 को शिवसेना टूटी थी और पहली बार हम्म, में सिर्फ 15 एमएलए अलग हुए थे। तो 54 में हम्म, से जब 15 अलग हो रहे हैं तो अपने आप वो दल बदल कानून के दायरे में आता है। वो 2/3 नहीं है, 1/3 भी नहीं जी, है। 1/3 से भी हम्म, कम एमएलए टूटे थे और शिवसेना ने उन 15 लोगों की शिकायत की थी स्पीकर के पास। हम्म, बाद में वो संख्या 40 हो गई, 2/3 हो गए। लेकिन पहले तो 15 लोगों की ही शिकायत गई हुई है, उस पर स्पीकर को फैसला लेना है। ये जी, मामला जब 3 महीने 4 महीने तक डिसाइड नहीं हुआ तो शिवसेना कोर्ट में गई और लगातार कोर्ट निर्देश देता रहा कि भाई हम आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन हम्म, करिए, आप अनंत काल तक लटका करके नहीं रख सकते हैं अयोग्यता का मामला, कि विधानसभा का जी, कार्यकाल खत्म हो जाए और तब तक अयोग्यता का मामला लटका हुआ है। कई बार की चेतावनी देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद भी स्पीकर के कान पर जू नहीं रेंगी। स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर, उन्होंने कह दिया कि हम न कोई फैसला देर करेंगे, न कोई हम जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी में हम्म, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, ये उन्होंने ज्ञान की बात कर। जी, जब इस बात से फेड अप होकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब छोड़िए, फिर हम आपको तारीख दे रहे हैं, आप 31 हम्म, दिसंबर तक डिसीजन करिए शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का, और 31 हम्म, जनवरी तक आप फैसला करिए एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता का। आप इस मामले को अनंत काल तक नहीं लटका सकते हैं। अब ये बहुत जी, बड़ी बात है। विधानसभा के हम्म, अंदर स्पीकर का अधिकार सर्वोच्च होता है, उस अधिकार को कोई चुनौती नहीं देता था इसके पहले। ये पहली हम्म, मर्तबा है जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय की है। कोई जी, नहीं तय करता इस तरह का। आप देखिए कितने महीनों बरसों तक लंबित रह जाते हैं।
दिलचस्प एक बहुत कमाल का उदाहरण महाराष्ट्र का ही है। शिवसेना एनसीपी हम्म। की सरकार ने 2020 में, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है 20 में या 21 में, 2 साल से ज्यादा तो निश्चित रूप से हो गया, 12 लोगों के नाम भेजे थे विधान परिषद के लिए। और जी। भगत सिंह कोश्यारी एमपी एमएलए वहां गवर्नर थे, उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो नहीं दी। विधान परिषद में नहीं दी पिछले तो नहीं दी। ज्यादा समय से 12 जो नॉमिनेशन वाली कैटेगरी की सीटें हैं वो खाली हैं। हम्म। उसमें भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई आप डिसीजन कैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो जब तक चाहे तब तक, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है तो वो लटका के बैठे रहे। जी। आज भी नहीं हुआ है। अब तो नई सरकार आ हम्म। गई है 1 साल से ज्यादा समय से। तो इस तरह की घटनाएं, स्पीकर को पहली बार टाइमलाइन दी है। अभी देखिए बगल में आपके हम्म। हमारे पड़ोसी राज्य में झारखंड में 3 विधायकों की अयोग्यता का मामला 3 साल से लटका हुआ है और स्पीकर ने डिसाइड ही जी। नहीं किया। वहां तो बीजेपी की भी हम्म। सरकार है, वहां तो सरकार है हेमंत सोरेन की, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है और रविंद्रनाथ हम्म। महतो वहां स्पीकर है, उन्होंने फैसला ही नहीं किया। जब बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड जो विकास मोर्चा लोकतांत्रिक उनकी पार्टी थी, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, उन्होंने उसको पार्टी का जब मर्जर किया बीजेपी में, तो उनके 2 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। तो हम्म। इन्होंने उन 2 विधायकों को, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को पार्टी से निकाल दिया और बंधु जी। तिर्की और प्रदीप यादव ने इनको पार्टी से निकाल दिया कि ये अकेले थे, बिल्कुल। हम 2 हैं। तो अब ये तीनों विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास लंबित है और इसकी वजह से बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके और फाइनली वो जी। हट गए, अध्यक्ष हो गए, अब नया नेता प्रतिपक्ष हुआ। तो 3 साल से स्पीकर मामला लटका के रखे हुए हैं। तो ये हम्म। पहली बार हुआ, क्योंकि अब झारखंड से कोई आदमी बार-बार कोर्ट नहीं जाता है या कोर्ट में गया ही नहीं है मामला, तो चल रहा है। लेकिन शिवसेना के लोग कोर्ट में गए तो वहां और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप 31 दिसंबर तक उनका फैसला करिए। तो ये बड़ी बात है कि स्पीकर को कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी है। ये टकराव का मामला है, बड़े टकराव का मामला है कि स्पीकर को गाइड कर रहे हैं और कोर्ट गाइड कर रहा है। इसी तरह से आपको भी पता ही है, सब आदमी इस बात को जानता है कि विधानसभा में या संसद के अंदर आप जो कुछ भी बोलते हैं उस पर आपके ऊपर जी। मुकदमा नहीं हो सकता। आप जो कुछ हम्म। भी करते हैं उसके लिए आप पर अभियोजन नहीं चल सकता है। ये बिल्कुल। प्रिविलेज है इसको, एमएलएज को। जी। इस पर हम्म। सुप्रीम कोर्ट के भी 5 जजों की एक बेंच का फैसला आया हुआ है 98 में। वो मामला था अच्छा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिश्वत कांड का, जब शिबू सोरेन और के सहित 5 विधायक, 5 सांसदों के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे हम्म। लेकर के वोट किया है नरसिंह राव सरकार बचाने के लिए। तो जी। पैसे लेने की बात साबित हो गई थी, पैसे जब्त भी हुए थे, सीबीआई का केस हुआ था उस मामले में और वो एक लंबा मामला चला, तो ये प्रिविलेज का मामला कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 हम्म। जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी अच्छा। इम्यूनिटी की करप्शन हम्म। साबित हो गया, पैसे जब पकड़े गए, लेकिन केस नहीं हम्म। हो सकता था, अभियोजन नहीं हो सकता था। तो वो मामला जी। अभी तक उसी तरह से था और संयोग हम्म। देखिए कि उन्हीं शिबू सोरेन की बहू हैं सीता सोरेन, उनके ऊपर हम्म। आरोप लगा कि 2012 में उन्होंने पैसे लेकर के राज्यसभा में वोटिंग की है। और ये जी। मामला जब कोर्ट में पहुंचा, जब उनके ऊपर केस करने की बात आई, तो उन्होंने इसका प्ली लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम विधानसभा और लोकसभा के अंदर कुछ भी किए हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। ये मामला जी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये नहीं हो सकता है। करप्शन के मामले में हम सुनवाई करेंगे, अगर सदन के अंदर भी हुआ है तो हम सुनवाई करेंगे और हम उसको उसको हम अपराध के दायरे में ले आएंगे। तो हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। ये सांसदों विधायकों के विशेषाधिकार में सुप्रीम कोर्ट के दखल का मामला है। आप जो बोलेंगे वो तो ठीक है, उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो स्पीकर करें, एक्सपंज कर दें, आपका रिमार्क्स निकाल दें। लेकिन अगर जी। करप्शन का मामला होता है तो हम उस पर हम्म। सुनवाई करेंगे, उस पर अभियोजन चलेगा। तो ये, अगर ये अभी मामला लंबित है, चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो अभी महुआ मोइत्रा का भी जो पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामला है, इसमें आपराधिक मुकदमा चल सकता है अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है। तो ये प्रिविलेज जो है पार्लियामेंटेरियंस और असेंबली मेंबर्स का, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह जी। से आप देखिए गवर्नर्स का मामला भी हम लोगों ने डिस्कस किया। गवर्नर्स हम्म। को लेकर इतनी तल्ख टिप्पणी की कि आप 3 साल से क्या कर रहे थे? ये पूछा गवर्नर से, तमिलनाडु के गवर्नर से। पंजाब के गवर्नर को कहा कि आप किस तरह से विधानसभा के सत्र को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं? विधानसभा का सत्र कैसे अवैध हो सकता है? जी। तो ये, और उसके बाद उन्होंने तुरंत आनन-फानन में 2 विधेयक जो उनके पास लंबित थे गवर्नर के यहाँ, उन्होंने मंजूरी करके भेजा उसको। तो हम्म। केरल के गवर्नर का मामला हो, तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, बिल आपने रोक करके रखे हैं। जो विधानसभा से पास हो गए, आपने बिल रोक करके रखा हुआ है। और जो मनी बिल होता है, पंजाब का जो मामला था वो मनी बिल का मामला था, तो मनी बिल पेश करने के पहले ही उस पर गवर्नर की मंजूरी चाहिए होती है। तो जी। विधानसभा का सत्र आहूत हो गया और आपके पास जो बिल पेश करने के लिए सत्र आहूत हुआ, वो बिल गवर्नर ने रोक रखा है, मनी बिल आपने मंजूरी ही नहीं दी, तो सत्र कैंसिल हम्म। करना पड़ा।
तो ये मामला एक गवर्नर और का मामला है, तो गवर्नर का मामला है, स्पीकर का मामला है, प्रिविलेज का मामला है। ये चौथा मामला जो सबसे ज्यादा पिंच करने वाला मामला होगा भारत सरकार के लिए, वो चुनावी बॉन्ड का मामला है। चुनावी बॉन्ड के चुनावी मामले बॉन्ड। में सरकार ने प्ली हम्म, लिया कोर्ट में जाकर के कि कहा बजाबता सॉलिसिटर जनरल ने या अटॉर्नी जनरल ने, मतलब जी। भारत सरकार के कानूनी अधिकारियों ने वहां कहा कि हम्म, राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिलता है, उसका क्या सोर्स है, ये जानने का अधिकार जनता को नहीं है। तो वहां भी इस पर कोर्ट ने बड़ी हैरानी जताई, कहा कि ये तो हमने, हम्म, हमारे लिए बड़े हैरान करने की बात है कि आप कह रहे हैं कि चंदे का सोर्स जानने की का अधिकार नहीं है जनता को। इसमें ऐसी क्या बात है, चंदे का सोर्स जानने का अधिकार नहीं है? आपने हम्म, तो इस मामले पर सुनवाई करके और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जी। कोर्ट का उस मामले भी मानना है कि आपको तो सबकी सूचना मिल रही है, चूंकि सरकारी एजेंसी को हम्म, सूचना मिल रही है, वो जानकारी जी। एसबीआई के सर्टेन ब्रांच को है, जिसने जहां से ये ऑथोराइज किया जाता है कि बॉन्ड वही बेच सकते हैं। तो वहां से बॉन्ड किसने खरीदा और किसने उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर कैश किया, ये तो बैंक के सिस्टम को जानकारी है, और बैंकिंग बिल्कुल। सिस्टम के अंडर में है। आपका मंत्री हम्म, देख रहा है, आपका सेक्रेटरी देख रहा है, तो आपको तो जानकारी मिल रही है कि किसने बॉन्ड खरीदा कितने का और किस पार्टी को कितना चंदा दिया। लेकिन जी। अपोजिशन की पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, आप वो जानकारी आरटीआई हम्म, के तहत भी नहीं दे सकते हैं। तो उस मामले पर भी फैसला आना है, उसमें सुनवाई करके ऑर्डर सुरक्षित रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामले हैं जिनमें लगातार सरकार के साथ टकराव हो रहा है। ये 4 मामले तो हमको अभी ध्यान ही आ रहे हैं जो हो रहे हैं, चुनावी बॉन्ड का मामला, जी। गवर्नर का, स्पीकर का, नहीं, इसके 3 पहले भी हमने देखा अजीत जी कि हाँ, इसके पहले भी हमने देखा कि ईडी के सुपर डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर किस तरीके से मोदी सरकार उनके कार्यकाल को लगातार बढ़ा रही थी, और यह मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद संजय मिश्रा भी बने रहते। और फिर आपने राहुल गांधी के सदस्यता के मसले को भी देखा कि भाई गुजरात में सजा सुना दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हैरत की, हाई कोर्ट ने भी उस सजा पर मुहर लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या। तो संजय मिश्रा, राहुल गांधी, ये सारे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लड़ाई तो चल रही है। है। और इसमें एक एक जो उसमें जो ईडी के डायरेक्टर का मामला था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक दिया था। पहला जो उनको एक्सटेंशन मिला था उसके बाद ही रोक दिया था। लेकिन तब जी। भारत सरकार कानून ले आई और कानून बना करके ये पावर ले लिया कि हम उसको 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 साल का टर्म खत्म होने के बाद हम 3 बार 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जी। उसको भी अवैध, तब हम्म, जाकर के उनका कार्यकाल एब्रप्टली खत्म हुआ, बीच में 1-2 महीना पहले खत्म हुआ। राहुल गांधी हम्म, का मामला, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की, और उस एक और बड़ा मामला है जो अभी आपने जब कहा तो हमको ध्यान में आया, उसका बिल भी बनाया हुआ है सरकार ने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। उस पर भी जी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बिल्कुल। की थी, चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। जो पुराना सिस्टम था, सरकार सीधे नियुक्त करती थी, उसकी जगह हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी नाराजगी जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नया सिस्टम अभी बना रहे हैं कि आप अब जी। अगली नियुक्ति जो भी होगी, वो 3 लोगों की एक कमेटी वो अपॉइंटमेंट करेगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और लोकसभा में सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वो होगा। ये वो तीन लोगों होगा। की कमिटी 3 लोगों की कमिटी अपॉइंटमेंट करेगी। तो जी। ये सरकार ने सुन लिया, क्योंकि अभी तुरंत कोई अपॉइंटमेंट नहीं होना था। जो हम्म, 3 आयुक्त हैं, उसमें से जो सबसे पहले रिटायर होंगे वो अनूप चंद पांडे हैं। वो अगले साल जनवरी या फरवरी में रिटायर होंगे, अनूप चंद पांडे। बाकी दोनों का कार्यकाल अभी आ गया 25 तक है। जी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका 25 तक है, और दूसरे जो अभी अपॉइंट हुए हैं उनका आगे भी हो सकता है, संभवतः आगे तक है। तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं होना था, इसलिए सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया। लेकिन हम्म, आनंद आनंद में सरकार ने एक बिल बनाया, और बिल बना करके और उसको पेश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने के लिए। जी। सरकार ने जो बिल बनाया है, उस बिल में यह प्रोविजन किया गया है कि 3 लोगों की हम्म, कमेटी रहेगी, लेकिन उसमें से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। कमेटी जो जी। बनेगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री की ओर से अधिकृत किया गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और लोकसभा में हम्म, सबसे बड़े दल के नेता होंगे। तो चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई, और इसका बिल पेश किया गया है लोकसभा में। और अभी जो संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होना है, उसमें यह बिल आएगा डिस्कशन के लिए। तो इसको बिल्कुल। बनाया जाएगा कि फिर पूरी तरह से अपॉइंटमेंट का अधिकार भारत सरकार अपने हाथ में ले लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो फिर तो विपक्ष का नेता कुछ भी कहता रहे, उसका तो कोई मतलब नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा कोई अपना मतलब डिसेंट, नहीं हो। अपनी आपत्ति जी। दर्ज करा सकता है। तो जी। वो एक मामला, हालांकि उसके बाद कानून बन जाएगा तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन वो भी एक टकराव का मुद्दा है।
और उसके बाद आप एक टेंडेंसी देखिए, ये जो टेंडेंसी बढ़ी है पिछले कुछ समय से ज्ञानेश्वर जी, कि हम्म। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाए, उसका उल्लंघन किया जाए और हम्म। उसका निरादर किया जाए, उसका जी। अनादर किया जाए, ये टेंडेंसी एक बढ़ी है। क्योंकि एक धारणा कहीं न कहीं ये बनी हुई है कि कोर्ट जो है, वो उस पूरे सारे काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे सरकार चाह रही है। तो जो सरकार का समझ के बिल्कुल। समर्थकों का एक वर्ग है, सोशल मीडिया में हो या पब्लिक में हो, वो हम्म। जजेस के ऊपर अटैक करता है, पर्सनल अटैक होते हैं जजेस के ऊपर। और इस बात को अभी एक किसी बड़े वकील ने कोर्ट में मेंशन किया था, तो चीफ जस्टिस ने इसको सुन लिया था, कहा कि हम भी देख रहे हैं, लेकिन जाने हम्म। दीजिए, छोड़िए इस बात को। तो उनके जी। सामने ये मेंशन किया गया था कि आपके बारे में और दूसरे जजेस के बारे में और कोर्ट के बारे में सोशल मीडिया में क्या-क्या अपमानजनक लिखा जाता है। और अभी हम्म। आपने सबने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के समय पटाखों पर रोक लगा रखी थी। और बेरियम बिल्कुल। वाले पटाखे होते हैं, जो खतरनाक जो केमिकल होता है, बेरियम युक्त पटाखे पर तो पूरे देश में पाबंदी लगी थी। जी। लेकिन अनेक जगह से, अनेक सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स में, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल रहे, दिल्ली प्रदेश के हम्म। उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, इन लोगों ने अपील की कि आप पटाखे छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करिए। और जब दिल्ली में लोगों ने खूब पटाखे छोड़ लिए, तो उनको बधाई दी गई बजाबता ट्विटर हैंडल पर, जो एक्स के हैंडल पर, दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में। तो ये जानबूझ करके इस तरह, हालांकि ये फैसले जब आप देखेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो टिप्पणियां हम्म। अदालत की जो हो, हम्म। फैसले गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से टकराव वाले सारे फैसले हो रहे हैं। ये दो एक फैसले जो कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े मामले जिसमें इन्वॉल्व है, उनको छोड़ दें, तो आमतौर पर फैसले सुप्रीम कोर्ट उसी अंदाज में दे रही है जिस जैसा सरकार चाहती है। अभी जो हिंदुत्व का जी। सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश में, अयोध्या में राम मंदिर बनने का, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बिल्कुल। फैसला बिल्कुल। दिया, पूरी की पूरी हम्म। जमीन हिंदू हिंदू समूह को दिया था, और उसके बदले 5 एकड़ की जमीन मुसलमान पक्ष को दूसरी जगह दिया गया था। आज जी। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, वो सर्वे भी तो कोर्ट के आदेश से चल रहा है। और अभी हम्म। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बांके बिहारी कॉरिडोर की मंजूरी भी कोर्ट ने दी है। तो इस तरह जी। के तमाम मामलों में कोर्ट कोई हॉस्टाइल नहीं है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि सरकार से हॉस्टाइल है या सरकार से लड़ रही है अदालत, या हिंदू हितों का के विरुद्ध जाकर के कोई काम कर रही है, लेकिन एक धारणा बनाई जा रही है। और वो धारणा बना करके उसके आदेशों का, उसके फैसलों का उल्लंघन करने, उसका अनादर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ये एक हम्म। इंस्टीट्यूशन को डिजाइन्ड तरीके से, एक इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को, एक इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को, उसकी पवित्रता और शुचिता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वो संस्था जो आज भी लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र है, ये बहुत खतरनाक जी। प्रवृत्ति है। तो एक जगह से शुरू किए हम लोग, जो अपॉइंटमेंट से शुरू किए, अपॉइंटमेंट का हम्म। मामला हो, बदले का मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हो, यहां तक कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना करके रखेंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मामलों पर रेगुलर सुनवाई होती रहे। अभी कोई परमानेंट बेंच नहीं होती है। जब मामले आते हैं तो रेफर किया जाता है 5 जजों को या 7 जजों की संविधान पीठ को, या उससे भी बड़ी। उन्होंने कहा कि हम एक अस्थायी संविधान पीठ बना करके रखेंगे, उसका मामला हो, कोर्ट के आदेश को का निरादर करने का मामला हो। ये पूरा मामला, ये सब सारे गंभीर मामले हैं जिस पर तमाम जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, गंभीरता से सोचना चाहिए और टकराव दिख रहा है। और देखिए, यह बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखा मत छोड़िए, खतरनाक पटाखे, लेकिन बीजेपी वाले कहते रहे पटाखे छोड़िए, और पटाखा छोड़ा गया, बधाइयां दी गई। देख ही रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जजों की नियुक्ति में भारत की सरकार पिक एंड चूज के फार्मूले को लागू कर रही है। तो जब जजों की नियुक्ति में पिक एंड चूज होगा तो क्या होगा? तो देश की न्याय व्यवस्था शुद्ध रहे, यह जरूरी है। क्योंकि जैसा अजीत जी ने कहा कि बहुत छोटे से छोटे लोग कहते हैं अच्छा नहीं सुनोगे, कोर्ट में बता देंगे। तो कोर्ट की यह ताकत बरकरार रहे। कॉलेजियम सिस्टम में आपको सुधार लाना, आप लाइए ना, कौन रोके हुए है। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, जो देश के और बिहार के जरूरी मुद्दे हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।